कहानी शुरू होती है फरीदाबाद से 14 किलोमीटर दूर के एक छोटे से गांव मांगरबानी से। मांगरबानी जो एक पहाड़ी इलाका है। यह गांव करीब 700 सालों से यहाँ है। इसकी खासियत यही है कि यह गांव पूरा का पूरा पहाड़ों से घिरा हुआ है। वक्त रात के 9 बजे का था। सर्दियों का मौसम है, इसलिए रात बड़ी जल्दी हो जाती है। सड़कें सुनसान, अंधेरी रात और सब अपने घरों में छुप के सोए हुए होते हैं। गांव में लाइट कब आ रही है, कब जा रही है, इस बारे में कहना तो काफी मुश्किल था। एक रात इस सन्नाटे में कुछ अलग सी ही जान आ गई। उस रात भी गांव में लाइट ना होने के कारण हर किसी के घर में अंधेरा था और रात के 9 बजे उन्हीं दिनों किसी ने मेरे दरवाजे पर बड़ी जोरों से दस्तक देनी शुरू की। मैं अपने घर में अकेला ही रहता हूं, बिना अपने बीवी और बच्चों के, जिसके चलते उन्हीं के गम में मुझे कभी रात के 2 बज जाते, कभी 3, मगर नींद थी कि आती ही नहीं थी। उस रात जब किसी ने बिना कोई आवाज किए तेजी से मेरे दरवाजे को खटखटाना शुरू किया तो मैं जरा सा डर गया। एक दफा यह सोचने लगा कि भला इस वक्त कौन होगा जो मेरे पास आया होगा। इसी डर के चलते मैं अपने पलंग से उठ खड़ा हुआ और अपनी साइड में पड़ी दराज पर रखा चश्मा उठाने लगा। मेरे अंदर एक अजनबी सा डर था। शायद कहीं ऐसा लग रहा था कि हाँ, आज कुछ गलत होने वाला है, जैसे कि आज कोई अनहोनी होने वाली है। मगर मैंने अपने डर पे काबू पाया और दरवाजे की तरफ बढ़ चला। दरवाजे पर आकर एक दफा मैंने हाथ जोड़कर अपने भगवान श्री कृष्ण जी का संस्मरण किया और एक उत्साह के साथ मैंने दरवाजे को धीरे से खोलना शुरू किया। लेकिन मैंने जैसे ही दरवाजे की कुंडी खोली तो बाहर खड़े एक शख्स ने मुझे साइड में धकेला और घर के अंदर घुसाया। वो अकेला ही नहीं था, उसके साथ 24-25 साल की एक लड़की भी थी। उस लड़के के कंधे से बहुत खून बह रहा था, जैसे गोली लगी हो। अंदर आते ही उसने मुझे अपने बंदूक के जरिए धमकाया। कहा, चाचा जल्दी से दरवाजा बंद करो और अगर कोई पूछे कि यहां कोई लड़का या लड़की आते हुए देखे तो कह देना कोई नहीं आया। उसके आवाज में एक दर्द और एक डर दोनों था। मैं उस लड़के की बात सुनकर हैरान ही रहा। मैं कुछ सोच ही रहा था कि इतने में उसने मुझे फिर से कहा, ओ चाचा प्लीज जरा करो ना दरवाजा बंद, समझ में नहीं आता क्या? और इतना कहकर उस लड़के ने फिर से मुझ पर बंदूक तान दी और मैंने अपनी जान बचाने के लिए दरवाजा बंद कर दिया। उस लड़के की भी उम्र यही कोई 27-28 साल होगी, मगर मैं उसका और उसके साथ वाली लड़की का चेहरा अभी भी ठीक से नहीं देख पा रहा था, क्योंकि दोनों ने अपने चेहरे को बड़ी सहूलियत से ढका था। मेरे दरवाजा बंद करने के बाद कहीं जाकर उन दोनों को चैन आया और वो सामने पड़ी कुर्सी पर दर्द के मारे बैठ गया। उसने अपने कंधे को जिस कदर से पकड़ रखा था और जिस तरह से उसमें से लहू निकल रहा था, उसे देखकर तो ऐसा ही लगता था कि ये शायद कहीं से तो बचकर भागा है। फिर मैंने जैसे ही कुछ भी जानने की कोशिश की, तभी मेरे घर का दरवाजा फिर से खड़खड़ाया, जैसे कि किसी ने फिर से एक दफा मेरी दहलीज पर दस्तक दी हो। लेकिन इस बार दरवाजे पर कोई सन्नाटा नहीं था। मेरी दहलीज से आवाज आ रही थी जो कि मुझे साफ सुनाई दे रही थी और उस लड़के को भी। और वो आवाज ये थी, कोई घर में है? अरे कोई है यहाँ? कोई आया है क्या? और ये आवाज सुनकर उसके साथ वाली लड़की उस लड़के के गले से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, रघु रघु ये लोग तुम्हें मार देंगे, तुम प्लीज भाग जाओ यहाँ से और मुझे इनके हवाले कर दो प्लीज रघु। उस लड़की की बात सुनकर उस लड़के ने दर्द से कराहते हुए कहा, नहीं जान, नहीं, अब जहां इतने सितम उठाए हैं वहां ये एक और सही, जान पर बने तो जान पर सही। और इतना कहकर फिर उस लड़के ने मुझे घूरना शुरू किया और मेरी आंखों में देखकर कहने लगा, चाचा दरवाजा खोलो, मगर किसी को अंदर नहीं आने देना, और अगर कोई पूछे यहां कोई आया क्या रात में तो कह देना कि कोई नहीं आया, समझे चाचा? और उस लड़के की यह बात सुनकर मैंने भी हां में सर हिला दिया और फिर से दरवाजे की तरफ डरते हुए अपने कदम बढ़ाने लगा। मैं अब यह सोच के डर रहा था कि कहीं ये लोग घर में घुस आए तो मुझे भी नहीं छोड़ेंगे, और अगर मैंने उन्हें सब बता दिया तो फिर शायद उन दोनों बच्चों की जिंदगी खतरे में पड़ जाती।
यूं ही अपने आप से चूचता हुआ दरवाजे पर आ पहुंचा और वहां पहुंचकर मैंने एक नजर पीछे मुड़ के देखा, जबकि अब वहां सामने कुर्सी पर ना तो वो घायल लड़का था और ना वो लड़की। दोनों शायद अंदर कहीं छुप गए थे। मैंने माथे पर आए पसीना को एक तरफ पहुंचा और दूसरी तरफ से दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, मुझे सामने 2 पुलिस वाले और साथ में उनके 2 आदमी भी नजर आए। पुलिस वाले ने अंदर झांकते हुए बड़ी गंभीरता से सवाल किया, ओए बूढ़े, यहां कोई आया क्या? कोई लड़का या कोई लड़की? कोई भी? उस पुलिस वाले का यह सवाल सुनकर मैं जरा सोच में पड़ गया कि आखिर कहूं तो कहूं क्या। एक तरफ तो मेरी जान फंसी थी, तो वहीं दूसरी तरफ उन बच्चों की। मैंने फिर भी सोचते हुए जवाब दिया और हंसते हुए कहा, जी नहीं साहब, हम जैसे गरीब के घर में भला कौन आएगा? हमारे यहां तो हमारे अपने तक नहीं आते, कोई गैर भला क्या आएगा? नहीं साहब, यहां कोई नहीं आया। मेरी इतनी बात सुनकर उस पुलिस वाले के साथ खड़ा एक लंबा चौड़ा और खट्टा कट्टा आदमी बड़े गुस्से से मुझसे पूछने लगा, तुम झूठ तो नहीं बोल रहे ना? और उसके इतने गुस्से भरे लहजे को सुनकर मैंने भी उसे बड़ी सहूलियत से कहा, नहीं साहब, यहां सच में कोई नहीं आया, और अगर आपको यकीन नहीं आता आप अंदर जाके चेक कर सकते हैं, लेकिन आज बिजली ना होने के कारण अंदर अंधेरा ही अंधेरा है, और फिर अंदर मेरे बीवी बच्चे भी सोए हुए हैं। फिर अगर आप ऐसे अंदर तहकीकात करेंगे तो उन्हें तकलीफ होगी, उनकी नींद बिगड़ जाएगी। और मेरी इतनी सी कहानी सुनकर वो लोग वहां से जाने लगे। जाते जाते एक पुलिस वाले ने मुझसे कहा, अगर कोई लड़का या लड़की यहां आए तो फौरन हमें सबसे पहले आगाह करना। उसकी इतनी बात सुनकर मैंने भी उसके आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, जी साहब। और इतना कुछ कहकर वो वहां से निकल गए। उनके जाते ही करीब कुछ देर में मैं फिर से अपने घर के अंदर दाखिल हुआ। अंदर आकर मैंने दरवाजा फटाफट से वापस बंद किया और इतने में देखा तो अब बिजली भी आ चुकी थी। मैंने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो वो दोनों फिर से वहीं मेरे सामने थे। अब मैं उन दोनों का चेहरा बड़े ही सलीके से देख पा रहा था। लड़का जो कंधे पर गोली लगने की वजह से करहा रहा था, कद में यही कोई 6 फुट का था, दिखने में अच्छा था और शरीर से बहुत ज्यादा पतला। उसका पूरा शरीर मिट्टी से तरबतर हुआ हवाया था। उसकी आंखों में बेहोशी सी छाई हुई थी। शायद वो दर्द अब और ज्यादा बर्दाश्त में नहीं था उसके, और उसे इस कदर दर्द से मरता देख उसके साथ वाली लड़की उसके पास बैठी रो रही थी। उन दोनों को एक दूसरे के लिए इस कदर तड़पता हुआ देखकर मुझे इतना अनुमान तो हो गया था कि ये दोनों प्रेमी हैं, लवर्स हैं दोनों। उस लड़की का भी ठीक वही हाल था जो उस लड़के का था। लड़की दिखने में काफी सुंदर थी, पर चेहरा अब उसका भी माटी से लथपथ था। उसके भी सर से जरा सा खून बह रहा था, और उसके भी उस लड़के की तरह कपड़े मैले मैले से थे। मुझे उन दोनों का ये हाल देखकर उन पर तरस आ गया और मैंने उस लड़के की दवा करने की सोची। पर सवाल तो अब ये था कि गोली कौन निकालेगा और किस तरह से निकालेगा। मैं ये सब वहीं खड़ा सोच ही रहा था। इतने में वो लड़की रोती हुई पास आई मेरे और हाथ जोड़कर बोली, अंकल जी प्लीज इसे बचा लीजिए, प्लीज अंकल जी। इतना कहकर वो लड़की रोती हुई मेरे पैरों में गिर पड़ी और मुझे उस पर बहुत ज्यादा दया आ गई। मैंने कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और कहा, रो मत बेटी, इसे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर अपने कमरे से जाकर अपना मोबाइल उठा लाया। उस लड़के को थोड़ा सब्र करने को कहा और अपने मोबाइल से अपने पड़ोस के ही एक दोस्त डॉक्टर मिश्रा जी को कॉल लगाया। देर रात होने के कारण वो भी सो चुके थे
और उनके मोबाइल की रिंग यूं ही बजती जा रही थी। आखिर कुछ देर में उनकी नींद भी खुल गई और उन्होंने कॉल भी पिक कर लिया। यूं तो वो डॉक्टर ज्यादा गुस्सैल और जिद्दी है, सुनता नहीं है किसी की। जब उसका दिल करता है तो ही इलाज करता है, नहीं तो नहीं करता। मगर है वो एक बेहतरीन डॉक्टर। मेरे रिक्वेस्ट करने पर वो फौरन अपना मेडिसिन बैग लेकर मेरे घर आ पहुंचा। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, मैं भाग पड़ा दरवाजे की तरफ। मगर मुझे ऐसा करते देख वो लड़का डर गया और उसने फिर से मुझ पर अपनी बंदूक तानी और बोला, पहले आवाज दीजिए और पूछे कौन है, फिर ही दरवाजा खोलिएगा, ओके? मैंने भी उसकी तरफ देखकर हाँ में सर हिला दिया और दरवाजे के पास जाकर अंदर से ही आवाज दिए और कहने लगा, कौन है बाहर? और मेरी आवाज सुनकर बाहर ठंड में खड़े डॉक्टर मिश्रा जी हल्का गुस्सा जताते हुए बोले, अरे मैं हूं रामकिशन जी, आप इन्हें तो इमरजेंसी कह के बुलाया था ना, मैं मिश्रा। और मिश्रा जी की आवाज सुनते ही मैंने भी फटाक से दरवाजा खोल दिया। मिश्रा जी को दरवाजे पर देखकर उस लड़के ने भी अपनी बंदूक छिपा ली। मैंने मिश्रा जी को अंदर बुलाया और दरवाजा फिर से बंद कर लिया। मिश्रा जी जैसे ही अंदर आए, उन दोनों को देखकर चौंक गए और मुझसे सवाल करने लगे, अरे रामकिशन जी, ये लोग कौन हैं और ये इतने घायल कैसे हैं? क्या आपने इन्हीं लोगों के लिए मुझे यहां बुलाया है? अब भला मैं मिश्रा जी को क्या कहता जब मुझे खुद ही कुछ नहीं मालूम था कि ये लोग हैं कौन और कहां से आए हैं। लेकिन मैंने फिर भी मिश्रा जी को जवाब देते हुए कहा, जी मैंने इन्हीं लोगों के लिए आपको जल्दबाजी में बुलाया था। देखिए, इस लड़के के कंधे पर गोली लगी है और बहुत ज्यादा खून भी बह रहा है, इसलिए प्लीज आप एक दफा इसे चेक कर लें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मेरे इतना कहने के बाद मिश्रा जी तो आग बबूला हो बैठे, मुझे डांटते हुए बोले, ये क्या बकवास है रामकिशन जी, ऐसे किसी भी अजनबी का इलाज मैं कैसे कर सकता हूं? मुझे तो लगता है दोनों कहीं जेल से भागे हुए हैं। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूं। और जैसे ही मिश्रा जी वहां से जाने लगे, वो तुरंत उस लड़की ने उसके पैर पकड़ लिए और रोते हुए उनसे बोली, नहीं सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए, वो मर जाएगा। प्लीज सर, प्लीज, हम कोई जेल से नहीं भागे, आप प्लीज मत जाइए और इसका इलाज कर दीजिए। जब उस लड़की ने मिश्रा जी को इलाज करने के लिए आग्रह किया तो मैं कुछ भी नहीं बोला, बस उसके प्रेमी की तरफ देखता रहा जो आंखों में आंसू लिए अपनी प्रेमिका को बड़ी शिद्दत से देख रहा था, जैसे ये कहना चाहता हो कि मेरे लिए किसी के पैर मत पकड़ो। खैर, उस लड़की पर तरस खाकर मिश्रा जी उसके इलाज के लिए मान ही गए। यहां ये मिश्रा जी उस लड़के का इलाज करने की तैयारी में थे और वहीं दूर गांव से बाहर एक आदमी किसी को फोन पर उन दोनों को मारने की बातें कर रहा था। वो कह रहा था, नहीं मालिक, वो दोनों कहीं नहीं मिले, वो यहां इस गांव में भी नहीं है। हमें जैसे वो दोनों कहीं नजर आते हैं, हम उसी वक्त दोनों को मार देंगे। जी मालिक। और इतना कहकर उस आदमी ने फोन कट कर दिया और अपने साथियों से बोला, चलो बे, यहां नहीं है वो लोग, आगे चलते हैं। और सब अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर वहां से निकल गए। बस अरे शुक्र मनाओ कि मैंने उसे बेहोशी का इंजेक्शन देकर चुपके से उससे गन ले ली है। कर मुझसे बोले, देखिए रामकिशन जी, मैं सही कह रहा हूं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, हमें इन दोनों को इनके घर वालों के हवाले कर देना चाहिए। कुकू FM हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन प्रेस करके अगले एपिसोड की नोटिफिकेशन पाए।